Namaste warriors. Welcome to the 12th edition of our monthly webinar series. Hope you all had a happy and colorful Holi. आज का विषय है रोल ऑफ डाइट इन ऑटोइम्यून डिजीजेस। इस विषय को डिटेल में समझाने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अविनाश बूचे और थोड़ी देर में डॉक्टर प्रवीण पाटिल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मुझे सहायता करने के लिए हमेशा की तरह एएसडब्ल्यूएस की प्रेसिडेंट प्राची भोसले भी हमारे साथ है। एज यूजुअल we will begin our webinar with a patient story. आज के पेशेंट स्टोरी में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के पुरुलिया से 29 वर्षीय शुभदीप कुंडू की। उनका दर्द पहली बार 2012 में शुरू हुआ था, जब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी और वो 10th स्टैंडर्ड में थे। उन्हें एल्बो, रिस्ट, नी और एंकल में दर्द होने लगा। ट्रीटमेंट करने वे अपने शहर के सरकारी हॉस्पिटल गए, लेकिन डॉक्टर को समस्या का समाधान नहीं मिला। किसी शुभचिंतक की सलाह पर उनके पेरेंट्स ने शुभदीप को सीएमसी वेल्लोर लेकर गए, जहां उन्हें पेरिफेरल आर्थराइटिस के नाम से डायग्नोस किया गया और डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया। यंग एज और जॉइंट में तेज दर्द के कारण शुभदीप को डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ा, पर शुभदीप ने के माता पिता और बहन के ने उन्हें बहुत सहारा दिया। परिवार का साथ और सही इलाज से उन्हें दर्द में राहत मिली और लगभग रेमिशन भी हासिल कर लिया। इसके साथ ही उनका डिप्रेशन भी कम हुआ। दर्द के अनुभव को पीछे छोड़कर शुभदीप ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने 10 पास कर ली, फिर उसके बाद 12th और बाद में केमिस्ट्री ऑनर्स में प्रवेश लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, दवाइयों का नियमित सेवन भी हो रहा था। लेकिन एक दिन कॉलेज में उन्हें लोअर बैक में पेन शुरू हुआ। तब वो 20 साल के थे। दर्द के लौटने से ये शुभदीप का डिप्रेशन भी फिर से वापस आ गया। इस बार सिम्टम्स को देखकर शुभदीप के सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर ने एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस का निदान किया। ओरल मेडिकेशन के साथ साथ इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब किए गए ताकि दर्द पर नियंत्रण हो सके, परंतु डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। दिस टाइम ऑल्सो हिज फैमिली सपोर्टेड हिम बाय बूस्टिंग हिज मोरल। शुभदीप ने इस बार दवाइयों के साथ साथ व्यायाम पर भी ध्यान दिया। रोजाना वॉक और योगा करने लगे, जिसकी वजह से दर्द में आराम मिला, पर साथ ही साथ डिप्रेशन से भी उबरने लगे। इस दौरान शुभदीप ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दिया और पास कर गए, जिसके कारण स्कूल में पढ़ाने का जॉब मिला। अब वो प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है। वो दवाइयों को नियमित रूप से लेते हैं और रोजाना व्यायाम भी करते हैं, जिसकी वजह से आज वो पूरी तरह से दर्द मुक्त है। शुभदीप का मानना है कि फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ दर्द को नियंत्रित करने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि फिट रहने के लिए भी आवश्यक है। योगा और वॉकिंग के साथ साथ शुभदीप को रनिंग, साइकिलिंग और ट्रेकिंग करना भी पसंद है। अपने शहर के आसपास के पहाड़ों में ट्रेकिंग करना उनका मनपसंद शौक है। Shubhadeep endeavors to maintain his happiness and tries not to dwell too much on his disease. He has developed such strong mental resilience that he feels prepared to tackle any challenges that come his way. He believes that his positive attitude has also played a significant role in managing his pain, leading to a reduction in his medication doses. Now he is truly enjoying his life to the fullest. ASWS team wishes Subhadeep a fulfilling and joyous life ahead. May his strength, positivity, and determination continue to guide him through every endeavor. Stay blessed. यह थी पुरुलिया वेस्ट बंगाल के शुभदीप की कहानी। अभी बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। आज के वेबिनार में हमारे साथ छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से जुड़े हैं डॉक्टर अविनाश बूचे। Dr. Avinash Buche is a distinguished consultant rheumatologist currently serving at Dr. Hegdewar Hospital in Chhatrapati Sambhaji Nagar, Aurangabad. His educational journey began with an MBBS from GMC Nagpur, followed by an MD in medicine from TNMC and BYL Nair Charitable Hospital, Mumbai. Dr. Buche's pursuit of excellence lead him to further his expertise in rheumatology through a prestigious fellowship sponsored by the Royal College of Physicians (RCP) in London, where he trained at the Royal Wolverhampton
NHS Trust Hospital in Wolverhampton, UK. He holds a specialty certificate in rheumatology from the RCP, along with Euler certification, showcasing his commitment to staying at the forefront of his field. With a wealth of experience, Dr. Boucher has made significant contribution to the medical community, having worked in the Department of Rheumatology at renowned institutions such as Hinduja Hospital and CMC Vellore. His dedication to advancing medical knowledge is evidenced by his involvement as a sub investigator in 6 clinical trials in the UK, as well as his publication of 10 scientific articles. In addition to his professional endeavors, Dr. Buche is actively engaged in nurturing the next generation of medical professionals. He serves as a central committee member of Seva Ankur, an initiative aimed at character building among medical students, emphasizing his commitment to both patient care and medical education. Thank you, Dr. Buche, for joining us. We will also have shortly Dr. Praveen Patil, a consultant rheumatologist and the founder, member, and trustee of ASWS based in Pune. He has been a constant source of support and pillar of strength for our organization. डॉक्टर बुचे से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के वेबिनार की शुरुआत करें. ओवर टू यू डॉक्टर. Thank you. I'll just share the screen. Start. Okay. तो सबसे पहले तो ASWS का वेरी बिग थैंक यू, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और ये टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. तो ये टॉपिक शुरू होने से पहले मुझे एक हमारे बचपन की एक बहुत फेमस एडवर्टाइजमेंट याद आती है. आपको भी, बहुत सारे लोगों को भी पता होगी. वो थी धारा तेल की. उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है वो सबका जवाब देता है, हम काम क्यों करते हैं? खाने के लिए. हम पैसा क्यों कमाते हैं? खाने के लिए. तो जोक्स अपार्ट, लेकिन हमारे जीवन में डाइट का बहुत बड़ा महत्व होता है और अनफॉर्चुनेटली या हम ओपीडी में इतना उसके बारे में बता नहीं सकते या फिर उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस कम है. इसलिए ये आज का प्रेजेंटेशन मैं करने वाला हूँ. इसमें शुरू करने से पहले जो मॉडर्न मेडिसिन का एविडेंस है वो थोड़ा कम है, लेकिन जो एविडेंस अभी हार्ड फैक्ट्स है वो आज मैं प्रेजेंट करने का कोशिश करूँ. So today's agenda will be, we'll discuss some basic concepts about immune system, examples of autoimmune diseases, which are the foods to avoid when you have autoimmune disease, and which are the foods that are better for immune system, what is the role of antioxidants, exercise, and maybe fasting we can talk about. तो हम सबको ये मालूम है ASB एक ऑटो इम्यून डिसीज है और ये जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अगर इम्यून सिस्टम नहीं रहती तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाते थे. इम्यून सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन होता है. जो वेरियस वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, इसका सभी ने अनुभव किया है कोविड के समय में. सो ये एक प्रकार की हमारी डिफेंस सिस्टम है. और इम्यून सिस्टम में क्या होता है, जो सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम फंक्शन. और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसे हम बोलते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेटेड एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ ऑल दिस इम्यून सेल्स टू फॉरेन सब्सटेंसेस. सो फॉरेन सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, कुछ भी हो सकते हैं. सो जैसा मैंने पहले बोला, प्राइमरी फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस माइक्रोब्स. तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारा प्रोटेक्शन हो, इसलिए इम्यून सिस्टम रहती है. लेकिन कभी कभी कुछ नॉन इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस भी हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर जो होता है उसे हम ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं. तो ये इम्यून सिस्टम के सेल्स जो हमने अभी बात की, वो कहाँ कहाँ रहते हैं? तो ये हमारे बोन मैरो में रहते हैं, हमारे लंग्स में रहते हैं, लीवर में रहते हैं, हमारे ब्लड में ये सेल्स आते हैं, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, और सबसे बड़ा ऑर्गन जो हमारा है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसमें भी इम्यून सिस्टम के सेल्स रहते हैं, स्किन में भी रहते हैं.
और ये कौन से सेल्स होते हैं ये तो शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट मालूम होना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो मेनली ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, और लिम्फोसाइट्स मेनली जो दो मेजर टाइप के होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। उसके अलावा भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इयोसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। ये सब हमारे ब्लड में रहते हैं। मास्ट सेल्स ब्लड के अलावा और जगह पे रहते हैं, टिश्यूज में रहते हैं। और प्लेटलेट्स के बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन प्लेटलेट का एक इम्यून फंक्शन भी होता है, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे सेल्स जो है, ये हमारे सैनिक है, ऐसा आप समझिए। और एट वेरियस टाइम्स दे कम इनटू प्ले एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। तो ये जो इम्यूनिटी होती है उसके बेसिकली हमारे समझने के लिए दो पार्ट होते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं नेचर में, सब लोग एक साथ ही काम करते हैं। तो उसमें दो पार्ट जो होते हैं वो इन्नेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी। ऐसा समझिए, इन्नेट इम्यूनिटी यानी हमको जो नेचर बाय नेचर मिली है। जैसे आप यहाँ ये कार्टून में देख सकते हैं कि हमारी स्किन एक बैरियर का काम करती है, तो दैट इज पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। हमारे कुछ सेल्स होते हैं, जैसे ये फैगोसाइट्स है, डेंड्राइटिक सेल्स है। ये सब सेल्स कोई दुश्मन कैसा है वो सोच के अटैक नहीं करते हैं, दुश्मन दिखा के वो अटैक कर देते हैं। तो एक प्रकार के ये पहले जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, आगे वाले जो सैनिक है, ये इन्नेट इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं। और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर का सीखा हुआ इम्यून सेल्स होता है। तो ये सेल्स बेसिकली बी और टी लिम्फोसाइट्स जैसे हमने अभी देखे। तो बी लिम्फोसाइट से हमारी एंटीबॉडीज तैयार होती है, और टी लिम्फोसाइट से इफेक्टर सेल्स होते हैं। और ये सब एंटीबॉडीज और इफेक्टर सेल्स मिलके किसी जंतु का खात्मा करते हैं। और ये जो है बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, इनमें मेमोरी होती है। तो अगर आपको एक बार कोविड हो गया और दूसरी बार भी अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया, तो उसका कोविड का जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में ना फैले, इसलिए बी लिम्फोसाइट्स पहले से ही तैयार रहती है। और हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होती है वो पहले से ही काम में आ जाती है। इस प्रकार से इन्फेक्शन पूरे बॉडी में नहीं फैलता है। लेकिन कभी कभी ये बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स अगर हमेशा के लिए एक्टिव मोड में रहे, हमेशा के लिए फाइट के लिए तैयार रहे, तो फिर जो होता है उसे हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। और एक कंसेप्ट है जो आप बहुत बार सुनते हैं, और आपने डॉक्टरों से चर्चा में ये बात भी सुनी होगी। एक वर्ड है इन्फ्लेमेशन। So inflammation is what? It is a tissue response. It is our body's response to damage, which is caused by either physical agent or pathogens. Pathogens माने जो हमारे अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया। तो अगर ये आप पे अटैक करते हैं तो जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन कैसे होता है? अगर एक जगह पे ब्लड अटैक हो गया तो वहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ता है। सो देर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया। एंड देन व्हाट हैपन्स, वहाँ पे सब सेल्स जमा होते हैं, सब सैनिक जमा होते हैं, माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू द अफेक्टेड साइट्स। एंड फिर वो वहाँ का जो काम करना होता है वो करते हैं, जैसे दे कैरी आउट द रिपेयर वर्क। वो कैसे कैरी आउट करते हैं? वहाँ कुछ केमिकल सब्सटेंसेस वहाँ रिलीज करते हैं ये सेल्स, उसको हम साइटोकाइंस बोलते हैं। और ये सब रिपेयर वर्क हो गया, वो बैक्टीरिया बाहर निकल गए, तो उसके बाद ये प्रोसेस स्टॉप होती है, और वहाँ के सेल्स डैमेज सेल्स वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। और एक कंसेप्ट है एंटीजन। सो एंटीजन इज एनी प्रोटीन और सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और एंटीजन कैन बी फ्रॉम इन्फेक्शियस और डैमेज्ड होस्ट सेल्स। और दूसरी एंटीबॉडी के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं। एंटीबॉडीज बी सेल से तैयार होती है, ये बेसिकली प्रोटीन होती है। और देर आर 5 टाइप्स एंड दे हैव वेरियस इफेक्टर फंक्शंस आल्सो। और एक जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें जानना चाहिए, वो है टॉलरेंस।
और ये तो समाज में रहते हुए भी टॉलरेंस जरूरी है, तो हमारे बॉडी में भी टॉलरेंस जरूरी है। सो व्हाट इज टॉलरेंस? You can see in a normal person, immune cells do not react to the self tissues. बॉडी में कुछ प्रोटीन्स तैयार होते हैं डेड टिश्यू, डेड सेल्स की वजह से, उसके अगेंस्ट इम्यून सेल्स रिएक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये, उसको टॉलरेंस बोलते हैं, लेकिन ये टॉलरेंस खत्म हो गया तो फिर ऑटो इम्यून डिसीज तैयार हो जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज सेल्फ रिएक्टिव सेल्स आइदर माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स टू डैमेज or non-damaged host cells, or they fail to shut down the inflammatory response to foreign antigens. तो एक तो युद्ध चालू कर देते हैं, लड़ाई चालू कर देते हैं, या फिर जो लड़ाई हो चुकी है उसको रोकते नहीं है, और इसकी वजह से फिर ऑटो इम्यून डिसीज शुरुआत हो जाती है। तो बेसिकली समझने के लिए ऑटो इम्यून डिसीजेस कौन सी होती है, तो एक तो लोकलाइज्ड होती है जो किसी ऑर्गन के साथ में रहती है, ऑर्गन के लिए इन्वॉल्व होता है। जैसे कि ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड का फंक्शन कम हो जाता है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये एक ब्रेन का लोकलाइज्ड डिसीज है। या फिर जनरलाइज्ड डिसीज होता है, जैसे हम जानते हैं एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है। और ये जनरलाइज्ड डिसीज की वजह से बॉडी में ज़्यादा हैवॉक होता है। लेकिन ये कैसे डेवलप होता है ऑटो इम्यून डिसीज? सो उसके दो फैक्टर्स है बेसिकली, देयर इज जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी और एंड देयर देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो हमारे बॉडी में जिसको ऑटो इम्यून डिसीज होता है उसके बॉडी में कुछ मैकेनिज्म तैयार रहता है, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो मेजॉरिटी डिसीजेस आर रिजल्ट ऑफ डैमेज जीन्स रिसीव्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। तो हमारे दादा परदादाओं से हमें मिलता है विरासत में। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि खाली एक ही जीन खराब हो गया और डिसीज हो गया, ऐसे ये डिसीजेस नहीं होते। तो मोर देन वन जीन इज अफेक्टेड, and that is why even if you have genetic susceptibility, you may not manifest the disease. That is what uh, happens most of the times. So why the disease manifest? तो कुछ environmental factors होते हैं जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। उसमें एक मेजर फैक्टर है स्मोकिंग, और अभी तो नया फैक्टर है जो बहुत सारे सिटीज में कॉमन है, दैट इज एयर पोल्यूशन। सो दिस एयर पोल्यूशन एंड स्मोकिंग इज कॉजिंग हैवॉक इन आवर लाइफ्स। तो इससे बच के रहना ही बहुत जरूरी है। अगर कुछ लोग केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर दे उनका संपर्क होता है केमिकल्स लाइक बेंजीन, सिलिका, उसकी वजह से होता है। कुछ कुछ वायरल इन्फेक्शंस जैसे चिकनगुनिया या फिर डेंगी, उसकी वजह से भी ये शुरुआत हो सकती है ऑटो इम्यून डिसीजेस की। And there are other factors which we often overlook, like poor dietary habits, obesity, and presence of other diseases like diabetes, dyslipidemia, hypertension. So all these, they contribute in a genetically susceptible person, the onset of autoimmune disease. उसमें एक बहुत कॉमन है, अभी तो अलार्मिंग सिचुएशन हो रहा है, इंडिया में भी है और पूरे वर्ल्ड वाइड है। और ओबेसिटी इज द रीजन फॉर many many diseases. So what happens is this एडिपोज टिश्यू यानी फैटी टिश्यू दो टाइप के होते हैं, वाइट और ब्राउन। सो वाइट एडिपोज टिश्यू एक्ट्स एज अ प्रो इन्फ्लेमेटरी टिश्यू। सो वहाँ से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं बॉडी में, और दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। So there is release of various cytokines, chemical substances, and there is also insulin resistance because of obesity. And ये insulin resistance का जो phenomena है, that contributes to the inflammation, ongoing inflammation. और एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ओबीस पेशेंट है और नॉर्मल बॉडी वेट वाला पेशेंट है, तो नॉर्मल बॉडी वेट वाला पेशेंट का ड्रग थेरेपी को रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। Patients who are obese, they generally
poorly respond to drug therapy. So at all cost, we should try to reduce weight and come to near normal body mass index. So what happens is there is hypercholesterolemia, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, इंसुलिन ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या है चीज़, हमारे जो सेल्स है उसमें ऑक्सीजन की वजह से कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज तैयार होती है। दीज आर एक्चुअली प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन परपेचुएट होता है, इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ती है वैसे वैसे और एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यूज लीवर में जमा हो जाते हैं, और अगेन एंड अगेन लीवर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बढ़ती जाती है। तो ये एक विशियस सर्कल है और इसको ख़त्म करना ही ज़रूरी है। ये एक स्टडी हुई है नॉर्वेजियन पेशेंट्स में, एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में। उसमें उन्होंने देखा है, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो बैसडाई स्कोर है विच इंडिकेट्स द डिसीज एक्टिविटी ऑफ एएस पेशेंट्स। तो अगर आप अंडर या नॉर्मल वेट है तो फिर बैसडाई स्कोर जनरली लोअर साइड पे रहता है एज कंपेयर टू पेशेंट्स हु आर ओबीज। तो एवरेज बैसडाई उनका ज़्यादा होता है। सो दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। So now coming to the foods which are pro-inflammatory, and these foods they increase the inflammation and eventually हमारे symptoms autoimmune diseases के बढ़ जाते हैं। So उसमें एक most important है saturated and trans fatty acids, जैसे डालडा वगैरह, जो घी होता है, पाम ऑयल होता है, वो हम घर में तो यूज़ नहीं करते, बट जो पैकेज फूड होता है या फिर बाहर से होटल से लाते हैं उसमें हमें पता नहीं है, शायद वो यही यूज़ करते हैं बिकॉज दिस इज़ चीपर ऑल्टरनेटिव। तो आ, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। अनदर थिंग इज रिफाइंड एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज़्यादा प्रोसेस किए हुए मैदा वाली चीज़ें अगर हम ज़्यादा खाते हैं, समोसा कचौड़ी, तो फिर इन्फ्लेमेशन बढ़ते जाता है। एक्सेसिवली शुगरी फूड्स, ये तो एडिक्टिव हो जाते हैं, एडिक्टिव होते हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत लिए तो उसमें शुगर ज़्यादा होता है, और दिस कैन ऑल्सो लीड टू प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट। जैसे शुगर ज़्यादा होने का एक रीज़न उसमें हाई फ्रक्टोज कंटेंट होता है, कॉर्न सिरप होता है, या स्वीटेंड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं। डाइट कोक जो बोलते हैं जिससे वजन नहीं बढ़ता है, उसमें बहुत सारा शुगर एडेड होता है इन अनदर फॉर्म। वो शुगरी लगता नहीं है, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अनदर फूड आइटम इज रेड मीट। So it is generally we recommend to avoid red meat or reduce it to once a month if you cannot avoid, because ये रेड मीट की वजह से बहुत सारा फैटी एसिड्स बॉडी में जमा होता है। हाई सोडियम कंटेनिंग फूड्स, जो पैकेज फूड्स होता है उसमें प्रिजर्वेटिव करके सोडियम यूज होता है, एंड हाई सोडियम कंटेनिंग फूड्स आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर किडनीज। तो ये आपने अवॉइड करना ही जरूरी है। एक्सेस कॉफ़ी कंजम्पशन, एक्सेस किसको बोलेंगे, मे बी मोर देन 4 कप्स पर डे, उससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो यू शुड रिड्यूस इट। फूड्स विथ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये भी जैसे केक्स, पेस्ट्रीज, ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए, बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें ज़्यादा है, लेग्यूम्स है, फिश है, या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। साइट्रस फ्रूट्स अच्छे हैं, एंड वेजिटेबल्स विथ रेटाइनॉल एंड बीटा कैरोटीन, जो भी लाल चीज़ें और ये पिगमेंट है जो जो वेजिटेबल्स में, जैसे कैरेट हो गया, गाजर हो गया, तो उसमें ये बीटा कैरोटीन बहुत है, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ।
तो साथ ही साथ ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये आपको मिल रहे हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी है। जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। एक्चुअली विटामिन डी तो मिलता ही है ट्रीटमेंट में, और कैल्शियम भी लेते हैं उसके साथ विटामिन डी मिलता है, बट प्रोबेबली बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इतने प्रमाण में नहीं मिलते हैं। तो आपने आपके डॉक्टर के साथ इसका डिस्कस करना चाहिए कि ये सब विटामिन्स कैसे आपको मिले। Another important factor is role of exercise in autoimmune diseases. ये बहुत theoretical है, I'll skip this. The question is how much exercise you should do. अगर आप ये ग्राफ देखेंगे, so आप बीच में अगर ग्राफ के आएंगे तो आपको दिखेगा कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करेंगे तो मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे तो देर इज़ नो हेल्थ बेनिफिट। अगर आप मॉडरेट से ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, या आप एक्सरसाइज फ्रीक हो गए और आप अपने क्षमता से, क्षमता के अनुसार नियर मैक्सिमल टू मैक्सिमल क्षमता यूज़ कर रहे, फिर भी उसका कुछ फ़ायदा होता नहीं है एज फार एज हेल्थ आउटकम्स आर कंसर्न। इनफैक्ट आगे की स्लाइड में हम देखेंगे दे आर प्रोन फॉर सर्टन डिसीजेस इफ़ यू ओवर डू एक्सरसाइज। सो जैसे हमारे जीवन में भी मॉडरेशन जरूरी है जो गीता में बताया है, वैसे एक्सरसाइज करने में, खाने में भी मॉडरेशन बहुत जरूरी है। तो ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे तो आपके क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ते जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो कम्युनिकेबल डिसीजेस शायद कम हो जाएंगे, लेकिन इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ते जाता है। एंड दिस इज पैराडॉक्सिकल, और ये प्रूवन फैक्ट है कि इन्फेक्शन इन लोगों को ज़्यादा होता है जिनमें एक्सरसाइज ज़्यादा करने की क्षमता या जोश जुनून होता है। तो हमको मॉडरेशन में रहना है ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करने के लिए। मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हार्ड अभी साइंस इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है, और देयर आर फ्यू पेपर्स वेयर दे से दैट मेडिटेशन हैज़ गॉट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सर्टन एनके सेल्स। ये एनके सेल्स मैंने जैसे पहले बताया इनेट इम्यून सिस्टम के पार्ट है, और हमारे एंटीबॉडी रिस्पांस भी मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनमें अच्छा रहता है, वो लोग कम बीमार पड़ते हैं, और ये इफेक्ट प्रोलॉन्ग भी होता है। तो मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिसीजेस के बारे में थोड़ा देखेंगे। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हम सबको पता है, फिर भी उसमें इन्फ्लेमेटरी बैक पेन होता है, स्टिफनेस, स्वेलिंग ऑफ स्पाइन होता है, पेरिफेरल आर्थराइटिस है, एंथेसाइटिस है, डैक्टिलाइटिस, यूवीआइटिस, सोरेसिस और आईबीडी होता है। सो एएस के पेशेंट्स को फ्लेयर अवॉइड करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं? क्या अवॉइड करना चाहिए? एक्सेस स्टार्च, अवॉइड रेड मीट, अवॉइड हाईली प्रोसेस्ड फूड्स एंड अवॉइड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे बेकरी आइटम्स हो गए, या फिर ब्रेड्स हो गए। होल व्हीट ब्रेड भी बहुत अच्छा नहीं है, उसके जगह आप मिलेट्स की भाकर, ज्वारी की भाकरी खा सकते हैं, बाजरी की भाकरी खा सकते हैं, दैट इज़ गुड फॉर योर डिसीज। हाईली प्रोसेस्ड फूड्स जो हम बहुत होटल में भी खाते हैं, जैसे कुछ नया रेसिपी बना लिया जिसमें बहुत प्रोसेसिंग होता है, वो बहुत अच्छा नहीं है। स्टार्च कम करने का रिकमेंडेशन बहुत सारी जगह पे है। स्टार्च का मतलब है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे बहुत ज़्यादा गेहूँ खा लिया तो जिसमें आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है। और रेड मीट के बारे में तो हमने अभी बात की है। तो क्या खाना चाहिए? आपके डाइट में ये सब चीज़ों का ज़्यादा अंतर्भाव हो। दीज थिंग्स शुड बी अ मेजॉरिटी ऑफ योर प्लेट। आई एम नॉट सेइंग अवॉइड, आई मीन स्टॉप ईटिंग
सम डिशेस विच यू लाइक, लेकिन वो कम कीजिए और ये ज़्यादा कीजिए, खाइए फ्रेश फ्रूट्स, नट्स खाइए, लेग्यूम्स खाइए, मोड़ डालेले धान्य एंड ऑल दिस। प्लांट सोर्स प्रोटीन्स आर वेरी गुड। तो हम जो सब पल्सेस खाते हैं वो बहुत है, वैरायटी है इंडिया में, तो वो ज़्यादा खाना चाहिए। कैल्शियम रिच डाइट लेना चाहिए, और फिश या फिर डाइट रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये एक डाइट बहुत पॉपुलर है, मेडिटेरेनियन डाइट। ये पिरामिड में आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये मेडिटेरेनियन डाइट आप खाएंगे तो आपका इन्फ्लेमेशन कम रहेगा और ऑटो इम्यून डिसीजेस या फिर एएस में इसका उपयोग हो सकता है। बट माइंड वेल, दीज डाइट्स आर सप्लीमेंट्री, दीज आर not to stop your medication but to help your medication। तो मेडिटेरियन डाइट में हमको, जैसे मैंने बताया, मोर ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल व्हीट खाना है, ऑलिव ऑयल्स है, नट्स है, लेग्यूम्स है, ये सब ज़्यादा खाना है। थोड़ा बहुत फिश एंड सी फूड खाना है, और ये तो शायद आप अवॉइड करें तो ये अच्छा है। एंड द अदर मेजर थिंग इज बी फिजिकली एक्टिव एवरी डे, एंड आप लोगों के साथ रहिए तो आपका माइंड बैलेंस्ड रहेगा। आप अकेले होगे तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। वाटर इनटेक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट recommended है 2 to 3 liters per day should have the water। you should not over drink, लेकिन लेस भी नहीं होना चाहिए। So what is needed for effective AS management is appropriate medication, regular physical activity, maintaining normal body weight is very important। if you are overweight, seek a good nutritionist, और उनके सलाह से आप अपना बॉडी वेट धीरे धीरे कम करने का कोशिश करें। स्ट्रेस रिडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रेस और हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत क्लोज रिलेशन है। स्ट्रेस बढ़ता है तो ऑल दिस हार्मोन्स भी बढ़ते हैं, स्टेरॉइड और कैटेकोलामिन्स, और उसकी वजह से इम्यून सिस्टम भी ऑलवेज ऑन मोड में रहती है, सदैव फाइट के लिए तैयार रहती है। तो उसकी वजह से नेचुरली, जैसा हमने अभी देखा, कि ऑटो इम्यून डिसीज या एएस जैसे डिसीजेस बढ़ने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करें? मेडिटेशन, जो भी आपको अच्छा लगे, बहुत सारे मेडिटेशन करने के प्रकार अभी उपलब्ध है, उसमें का आप एक जरूर चुने, और ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आप सबके लिए। शायद हम ये अवॉइड करेंगे। दैट इज ऑल आई वांट टू से। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। धन्यवाद डॉक्टर अविनाश बूचे, आपने आज के विषय को इतने विस्तार में समझाने के लिए। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए मैं डॉक्टर प्रवीण पाटिल से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आज के विषय पर वो अपना ओपिनियन शेयर करें। थैंक यू डॉक्टर अविनाश बूचे। आपने काफ़ी अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन सबके लिए सामने लाई है। तो आपका काफ़ी इसके पीछे अभ्यास रहा है, मुझे भी कुछ बातें सीखने के लिए मिली है। सो दैट्स वेरी गुड। सो थैंक यू एंड भूषण, वी कैन टेक द क्वेश्चंस। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है Q&A सेशन। तो मेरा ये सवाल दोनों, मतलब डॉक्टर अविनाश बूचे और डॉक्टर प्रवीण पाटिल से भी है कि भाई, एनवायरनमेंट अभी काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, साथ में खाना भी पहले जैसा सब शुद्ध नहीं मिल रहा है, और लोगों के खाने के हैबिट्स भी चेंज हो गए। पहले हम बहुत कम बाहर खाना खाते थे, अभी वीक में 2-3 बार बाहर खाना होता ही है, प्लस जो हमारा सेडेटरी लाइफ हो गया है। तो ये सारे जो फैक्टर है, उसके कारण ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ने के चांसेस है या उसके नंबर्स बढ़े हैं? ऐसे आप दोनों को क्या लगता है, आपके रोजमर्रा के प्रैक्टिस में क्या लगता है? डॉक्टर अविनाश। ये तो सब फैक्टर्स है ही,
डिसीज बढ़ने के लिए, तो ये तो मैंने अभी बताया ही। द अदर थिंग इज हमारा नॉलेज भी बढ़ रहा है, और वी आर गेटिंग बेटर इक्विप्ड विथ टेस्ट ऑल्सो टू डायग्नोज दीज डिसीजेस अर्ली। तो ये भी एक फैक्टर है कि अभी हम ज़्यादा देख रहे हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस, और ऐसा अपेरेंटली लगता है कि उसकी वजह से डिसीजेस बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद पहले इतने डायग्नोज नहीं होते थे और अभी हो रहे हैं। एंड नो डाउट ये तो एयर पोल्यूशन, हमारी डाइटरी हैबिट्स एंड ऑल, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, आपका क्या कहना है? हाँ, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट काफी पूछते हैं जब फर्स्ट टाइम किसी फैमिली मेंबर को इस तरह का बीमारी होता है जिसका ना कोई मराठी में नाम है ना हिंदी में नाम है, तो उन्हें लगता है कि ये नई बीमारी आ रही है और आजकल हम सर्टेन चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो और एक गिल्ट में चले जाते हैं। तो आई डोंट वांट देम टू गेट इनटू दैट गिल्ट कि हमने कुछ गलत कर लिया या गलत तरीके से लाइफस्टाइल कर लिया इसीलिए हुआ। ये प्राचीन काल से हो रहा है, जब ये सब मॉडर्नाइजेशन नहीं था उससे पहले भी लोगों को ये बीमारियां होती थी। तो ऐसे नहीं है कि पहले ये बीमारी होता ही नहीं था और अभी मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही ये हो रहा है, ऐसे नहीं है। तब तो हवा शुद्ध थी और खान पान शुद्ध था, सब कुछ शुद्ध था। इनफैक्ट तब तो लाइफस्टाइल सारा अच्छा होता था, जल्दी सोते थे लोग और ये सब। बट तब लाइफ स्पैन कम होता था, 40-50 साल की उम्र तक जी गए तो भी बहुत माना जाता था। तो मॉडर्न साइंस से काफी कुछ अच्छा हुआ है, और हर बार पेशेंट को लगता है कि ये मॉडर्न मेडिसिन से ऐसे हो रहा है। अभी एक आज ही एक पेशेंट ने मुझे पूछा कि अरे हमारे नेबर है और उनको डायबिटीज है और डायबिटीज की दवाई खाने से किडनी खराब हो गई और उनको डायलिसिस पे जाना पड़ा। तो उनका पूरा ऐसे था कि पहले जमाने में सब शुद्ध था और ये सारी चीजों की जरूरत नहीं थी। तो उनको मैंने यही रिमाइंड किया कि याद करो कि आपके घर में कितना आयुष्मान था पहले लोगों का और ये सब। तो ऐसा नहीं है, दवाई की वजह से नहीं प्रॉब्लम हुआ है, ये बीमारी की वजह से हुआ है और बीमारी बराबर से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो इट ऑल कम्स डाउन टू बैलेंस। और क्या हम सपोज मान भी लिया कि कोई मॉडर्न लाइफस्टाइल से हो रहा है, तो क्या हम वो कम्प्लीटली टाल सकते हैं? तो करंट इसमें हमें एक बैलेंस लाइफ जीना है, तो वी हैव टू कम टू अ बैलेंस कि ये पॉसिबल है ये नहीं पॉसिबल है, और स्टिक टू सम बेसिक प्रिंसिपल्स। एक्सट्रीम में नहीं जाना है। सॉरी, ओवर टू यू भूषण। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। अ, एक सवाल है, एक मिनट। हाँ, कीर्तिदा ओझा का सवाल है। ये शोगरन पेशेंट, शोगरन से सफर कर रहे हैं और ये पेशेंट लीडर भी है, इनका खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। उन्होंने सवाल पूछा है कि आई बिलीव ईटिंग कर्ड buttermilk is good for health, but a lot of patients have issues and about having curd. Can you clarify? डॉक्टर अविनाश भूजे, आप इस पे कुछ बोल सकते हो? सी ऐसा ब्लैंकेट मॉडर्न मेडिसिन में हम बता नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम आयुर्वेद के प्रिंसिपल और मॉडर्न मेडिसिन के प्रिंसिपल्स उसको मिक्स कर देते हैं। तो शायद आयुर्वेद में जो डिसीजेस बताए हैं रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उनमें ये सब अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बट आई डू एग्री कि कुछ कुछ पेशेंट्स का ये पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है कि वो सर्टन फूड स्टफ खाने के वजह से, जैसे आप बोल रहे हैं कर्ड खाने के वजह से उनके सिम्टम्स बढ़ते हैं। बट बाय एंड लार्ज ब्लैंकेट ये अवॉइड करने के लिए हम नहीं बोल सकते। इनफैक्ट कर्ड खाने से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने का चांस कम होता है। तो अगर आपको खा के देखिए, अगर आपको सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो बेटर यू अवॉइड इट, अदरवाइज यू कंटिन्यू टेकिंग इट, उससे आपका डिसीज बढ़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये एक थोड़ा सा टॉपिक से हट से सवाल है कि भाई हाउ टू क्योर, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज स्पाइन, बॉम्बू स्पाइन। विथ डाइट।
डाइट या दवाई के डॉक्टर साथ कुछ ही कर सकते हैं ना। डाइट और दवाई के दवाई नहीं नहीं ठीक है, नहीं अंडरस्टैंड। देखो हमारा सारा हर हर कोई टॉपिक अलग अलग रहेगा हर बार, बट इट ऑल कम डाउन समवन विल बी आस्किंग ट्रीटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। हाँ। ठीक है, तो कैनॉट रन अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट। तो यस, फ्यूज स्पाइन जो है अगर कंप्लीटली फ्यूज है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए टाइम पर दवाई लेना बहुत जरूरी है। इसको क्राइसिस इंटरवेंशन बोलते हैं, क्राइसिस होने से पहले इंटरवीन करना है। ठीक है, बट फ्यूज स्पाइन काफी बार सही में फ्यूज नहीं होता है, सिर्फ पोस्चर बिगड़ा होता है बिकॉज ऑफ द मसल स्पाज्म। तो हमने दवाई दिया तो उससे भी वो पोस्चर इम्प्रूव हो सकता है। तो अगेन ये जो पेशेंट है उनको बताना चाहूंगा कि वो अपने रूमेटोलॉजिस्ट से सलाह ले इसके बारे में। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। डॉक्टर अविनाश बुचे, ये आपके लिए है, राजकुमार के ने पूछा है, डज फास्टिंग रियली हेल्प? फास्टिंग, ये एएस पेशेंट है, लेकिन ओवरऑल ऑटोइम्यून डिजीज में और एएस में कितना क्या रोल निभाती है? फास्टिंग के बारे में मैंने पढ़ा, आई ट्राई टू सर्च साइंटिफिक कुछ इंफॉर्मेशन है क्या। तो हम्म। कुछ पेपर्स है जिसमें फास्टिंग बेनिफिशियल है ऐसा बोला है, लेकिन उसका उनकी स्टडी मेथडोलॉजी बहुत रोबस्ट नहीं थी। सो ओवरऑल फास्टिंग की वजह से एएस में इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में अभी और क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट ASWS कैन टेक अप दिस प्रोजेक्ट। अगर आप चाहे तो आप ये एक स्टडी कर सकते हैं, एंड इफ somebody इज volunteering फॉर दैट तो बहुत अच्छा होगा। वी कैन जनरेट सम एविडेंस अबाउट दिस फास्टिंग थिंग। श्योर लेकिन श्योर। कुछ कुछ लोगों को दे डू से दैट इफ दे डोंट ईट तो बहुत अच्छे रहते हैं, खाना खाने के बाद उनका सब सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसके बारे में शायद हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ASWS के फोरम पे। नहीं श्योर, गुड एएसडब्ल्यूएस। गुड गुड सजेशन हाँ। डॉक्टर, विल टेक इट अप। बट जो फास्टिंग का जो है, आई जस्ट शेयर कपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय साइड। कि देखो क्या होता है कि जिन लोगों का वेट ज्यादा है उनमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से काम करती है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे एएस पेशेंट में ओबेसिटी का उतना ये नहीं है। तो इनफैक्ट दे हैव अदर प्रॉब्लम, दे आर अंडरवेट, मोस्ट ऑफ देम आई सी दे आर अंडरवेट एंड दे आस्क मी कि अरे मुझे मसल गेन करना है क्या करूँ, या मुझे वेट बढ़ाना है क्या करूँ, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। कुछ पेशेंट ही इंडिया में एएस के जो होते हैं वो ओवरवेट साइड पे होते हैं। तो फास्टिंग का क्या फंडा है बेसिकली कि यू रिड्यूस योर कैलोरी इनटेक। कोई भी अगर आप एक्सरसाइज करो, 1 घंटे का बेसिक एवरेज एक्सरसाइज करो, डू यू नो हाउ मेनी कैलोरीज यू कैन बर्न? मे बी 200 कैलोरीज और सो। ठीक है, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज हुई तो इन 1 आवर। और 200 कैलोरीज अवॉइड करना इज वेरी इजी, जस्ट कपल ऑफ बिस्किट्स अगर आपने मना कर दिया तो आपका 200 कैलोरीज सेव हो गया। सो बर्निंग कैलोरीज इज वेरी डिफिकल्ट, सो रिड्यूसिंग कैलोरी इनटेक इज इजी। तो इसीलिए फिर ये जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये सारी चीजें आई है। वेट कम हुआ तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जो डॉक्टर बुचे ने उनके प्रेजेंटेशन में बताया, हमें काफी अच्छे से बताया। तो it all comes down to reducing weight. And then there are many other studies and advantages about intermittent fasting. But I think कि अगर आप नॉर्मल आपका अंडरवेट हो तो you should be careful in taking up these type of advices. साथ में कोई पेशेंट अगर दवाइयाँ ले रहा हो तो मैं उनको भी सजेस्ट करता हूँ कि भाई ठोस आहार लेने की जरूरत रहती है, खाली पेट दवाई लेना या हल्के आहार पे दवाई लेना थोड़ा सा मैं उनको अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। ठोस आहार पेट में रहने की जरूरत है, ये मैं हमेशा पेशेंट से बात करता हूँ। तो एक अगला इसमें सा। हाँ इसमें बोलो बोलो। जैसे पाटिल सर ने बताया, प्रवीण सर ने कि हम्म। आ, खाना तो चाहिए आप जो बोल रहे हो, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट्स मत खाइए, अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स। आप फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं, या फिर आप प्रोटीन का कुछ सोर्स खा सकते हैं, एंड टेक योर मेडिसिन। सो दैट विल हेल्प इन बोथ वेज। आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपको मेडिसिन लेने में भी इजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। तो रोटी खाने की जगह कुछ तो प्रोटीन शेक ले लीजिए। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल एंड
अविनाश बुचे। नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाते हैं। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए है, गीतांजलि अयंगर का। एक वो पूछ रहे हैं कि भाई एएस में व्हाट वेदर इट इज गुड टू टेक सप्लीमेंट, और कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, डॉक्टर प्रवीण पाटिल। तो देखिए, जनरली कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हम ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। हमारे एएस पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस एज इन इन बोन्स, हड्डियां कमजोर हो जाने का काफी रिस्क रहता है। और अभी सारे ही इंडियन पेशेंट का कभी भी टेस्ट करो, B12 और विटामिन डी कमी आता है। तो क्योंकि ये हमारे डाइट या अदर सोर्सेस से फुलफिल करना काफी मुश्किल होता है, तो इसके सप्लीमेंट्स बीच में लेते रहना चाहिए। और कैल्शियम और विटामिन डी का पर्टिकुलरली आपके डॉक्टर से बात कर कर आपको इसके सप्लीमेंट्स देखना चाहिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। एक लो स्टार्च डाइट का बहुत चलन है एएस पेशेंट में, जीरो स्टार्च डाइट या लो स्टार्च डाइट। तो डॉक्टर बूचे, आपने इसके बारे में बताया है, तो इसके बारे में और कुछ आप ये कर सकते हो, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो इस पे, जीरो स्टार्च डाइट या लो स्टार्च डाइट। स्टार्च बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से इंस्टेंट ब्लड शुगर बढ़ता है, और फिर ओवर द टाइम अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है। तो हमारे इंडिया में शायद इतना प्रचलन नहीं है जो पेशेंट्स हम देखते हैं, लेकिन ये अमेरिकन या वेस्टर्न डाइट में स्टार्ची फूड्स ज़्यादा होते हैं, उनमें वो कॉर्न बहुत यूज़ करते हैं। तो वहाँ ये बहुत उसके स्टडीज़ हुए, एंड दे फाउंड इट बेनिफिशियल टू रिड्यूस स्टार्च इन योर डाइट। स्टार्च कम करने की वजह से उनका ओबेसिटी कम हो गया, जैसे सर बता रहे थे, और उसकी वजह से उनको बेनिफिट हुआ। सो ऑल इन ऑल, अगर हम हमारा डाइट चेंज कर रहे हैं, हम बहुत पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, डेयरी बेकरी आइटम्स बहुत खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, तो जस्ट कट डाउन ऑन दोज, तो आपके डाइट में स्टार्च कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर अविनाश बूचे। एक सवाल अजहर वाडेकर का है कि हेवी वेट एक्सरसाइज करना या हेवी वेट जिम वगैरह करना एएस के लिए कैसा रहेगा? डॉक्टर प्रवीण पाटिल, आप इस पे कुछ अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो? क्वेश्चन फिर से बताइए। हेवी वेट, हेवी वेट एक्सरसाइज एएस में कर सकते हैं क्या, स्पेशली जिम? इट डिपेंड्स आपका क्या सिचुएशन है पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा जिम में आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, कौन सी नहीं। तो ऐसा कुछ ये नहीं है, आप कौन से स्पेक्ट्रम पे हो उस पर भी है। अगर यू हैव माइल्ड एएस, देन यू कैन लीड completely active life, you don't have any limitations, you can do all the exercises possible under a, बराबर। तो और कुछ लोगों का बहुत सीवियर होगा तो उन्हें अलग से रेस्ट्रिक्शन आएंगे। सो एक्सरसाइज के बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए। फर्स्ट, आपका जनरल ओवरऑल पेन लेवल किस तरह का है। सेकेंड थिंग, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आपको कुछ डैमेज ऑलरेडी हो चुका है या नहीं है। और आप बेसिक एक्सरसाइजेस कर पाते हो क्या पहले, जैसे कि स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज है, सारे एक्सरसाइज जो हम बताते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, वो सब कर पाते हो, देन ग्रेजुअली यू कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल। एंड उसी बेसिक एक्सरसाइज में आपको पता चल जाएगा कि आप ये नहीं कर पा रहे हो या कर पा रहे हो। बट जिम और ये सब, आई टेल माई पेशेंट्स की क्या होता है कि लॉट ऑफ देम आस्क मी कि क्या हम जिम ज्वाइन करेंगे। आई टेल देम बैंक अकाउंट ओपन करने से आपका पैसा नहीं बनता है, उसी तरह से जिम अकाउंट ओपन करने से आपका बॉडी नहीं बनेगा। First, you need to get that discipline that you can take half an hour, 45 minutes out. You can do patiently all those exercises. You need to have someone who can supervise you in the beginning कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ये सब जब पार कर लोगे तब आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हो। तो ये इतना ध्यान में रखना है, बेसिक प्रिंसिपल। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। Of course, consult with the physiotherapist. That is very important. श्योर, थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। एक सवाल है देविका फुकान का, हाउ टू कंट्रोल एंजाइटी इन ऑटोइम्यून डिजीज थ्रू डाइट?
तो डॉक्टर अविनाश बूचे ये सवाल आपके लिए है थ्रू कि एंजाइटी, डाइट से ऑटोइम्यून डिजीज में अगर एंजाइटी आता है तो कोई स्पेशल डाइट है? आई एम नॉट अवेयर ऐसा कुछ स्पेशल डाइट है। हाँ, बट क्या होता है, अदर वे होता है, एंग्जियस अगर आप होंगे तो आप ज़्यादा खाने लगते हैं या खाते ही नहीं हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन आई एम नॉट अवेयर इफ प्रवीण सर टेल नहीं सम। नहीं, वी आर नॉट अवेयर कोई खास स्पेसिफिक डाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट अगेन बेसिक प्रिंसिपल विल अप्लाई टू यू कि जब आप एंग्शियस होते हो या डिप्रेस होते हो, यू टेंड टू ईट मोर। एंड व्हाट यू ईट मोर, इजीली अवेलेबल क्या होता है? हमेशा हमेशा बैड फूड होता है इजीली अवेलेबल, चॉकलेट बिस्किट इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इन पेशेंट्स को हम हमें मैं बोलता हूँ कि दे शुड कीप द गुड फूड हैंडी, जैसे कि ककड़ी, टमाटर, नट्स है, ये सब सामने रखना है, सो दैट इट इज इजीली एक्सेसिबल एंड यू विल बी ऑटोमेटिकली अवॉइडिंग बैड फूड। इस तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड के बारे में सर ने ऑलरेडी बता दिया है। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल एंड थैंक यू डॉक्टर बूचे। डाइट पे सवाल आ रहे हैं तो डॉक्टर बूचे आपके लिए एक सवाल है। पहले कैसा था कि भाई हम जैसे महाराष्ट्र में मोस्टली मूंगफली का तेल, कोकन एरिया में नारियल नारियल का तेल, साउथ में नारियल का तेल, फिर वेस्ट बंगाल वगैरह में जाओ तो वहाँ पे सरसों का तेल वगैरह खाते थे। लेकिन आजकल एक नया है कि भाई हर हर महीने आप तेल चेंज करते रहो, जैसे राइस का चेंज हो गया, एक एक महीने राइस का लिया, दूसरे महीने सोयाबीन, फिर मूंगफली का। तो ये सारी चीजें करने से ओवरऑल हेल्थ में या ऑटोइम्यून डिजीज में कोई फर्क मिलता दिखता है या ये सिर्फ ऐसा ही है डॉक्टर बाबू जी? ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है एक्चुअली। इसके बारे में कुछ स्टडी तो हुआ नहीं है कहीं, उसका मेंशन भी नहीं है। लेकिन एक जो मुझे जानकारी है वो ये है कि हर तेल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। और अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल को आप अगर बॉईल करके खाएं तो यू लूज ऑल इट्स प्रॉपर्टीज। तो ऑलिव ऑयल को बॉईल नहीं करना है, ऑलिव ऑयल को कच्चा ही खाना है। लेकिन ग्राउंडनट ऑयल कच्चा खाएंगे तो शायद थोड़ा हार्मफुल ज़्यादा रहेगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं ले जाना है, थोड़ा गर्म करके खाएंगे तो ठीक रहेगा। कोकोनट ऑयल का और अलग प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन हम ये ऑयल चेंज करते हैं बट अपना डाइटरी पैटर्न, खाने की चीज़ें चेंज नहीं करते हैं। तो शायद उसका मेरे हिसाब से फायदा होने की जगह नुकसान ज़्यादा होता है। तो आपको जो तेल सूटेबल है वही आप कॉन्स्टेंटली यूज़ कीजिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। एक सवाल है, एस्पेनॉल सॉल्ट, सॉल्ट का यूज करने से कुछ फायदा मिलता है क्या? डॉक्टर प्रवीण पाटिल आप कुछ इसमें बोल सकते हो सॉल्ट के यूज करने से, स्पेशली उसको क्या बोलते हैं, सिकाई करने में या वार्म वाटर बात लेने से, उससे कोई फायदा होता है? नहीं नहीं, मैं डाइटरी सॉल्ट की बात कर रहे हो या ये नहीं, मतलब जैसे वार्म मतलब हॉट वाटर सिकाई। बैग में वो सॉल्ट डाल दिया ऐसे? हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं, आई डोंट थिंक कोई खास फर्क पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ेगा। हीटिंग इफेक्ट आना चाहिए बराबर, तो हीटिंग हम्म। इफेक्ट नॉर्मल हॉट वाटर बैग से भी आ सकता है, वो प्रैक्टिकल चीज भी है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग स्पेसिफिक। आपको पता है डॉक्टर पूछे? आई थिंक थोड़ा स्वेलिंग कम होने में, अगर वो इफ इट इज एसोसिएटेड, पैर की स्वेलिंग अगर डिपेंडेंट एडिमा प्लस जॉइंट एडिमा होगा तो डिपेंडेंट एडिमा विल रिड्यूस समटाइम्स विथ सॉल्ट, इन सॉल्ट मिक्स्ड वाटर, lukewarm वाटर। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल एंड डॉक्टर बूचे। एक सवाल है स्प्राउटेड बीन्स के बारे में, आर स्प्राउटेड बीन्स गुड फॉर एयर्स? व्हाट काइंड ऑफ स्प्राउटेड बीन्स गुड फॉर एयर्स? अगर अच्छे है तो कौन से? डॉक्टर अविनाश जी। ऑल काइंड्स ऑफ बीन्स आर गुड। प्लांट सोर्स प्रोटीन्स अच्छे ही है आपके लिए, आपको जो अच्छे लगते हैं वो आप खा सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर बूचे। एक सवाल जिंक पे है कि भाई इज जिंक सेफ फॉर ऑटोइम्यून डिजीज? उसका सप्लीमेंट ले सकते हैं क्या? डॉक्टर प्रवीण पाटिल आप क्या कहोगे? यस, इट इज एब्सोल्युटली सेफ। सप्लीमेंट है तो ले सकते हो।
there is some evidence as well कि जिंक improves your immunity, इस तरह से काफी बार बच्चों में यूज किया जाता है, पीडियाट्रिशियंस काफी यूज करते हैं। बट हमारे यहाँ अलग प्रॉब्लम है, हमारा इम्यूनिटी कम नहीं है, हमारा इम्यूनिटी ज्यादा है। वी हैव वी हैव ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो बट एनीवे, सो नो हार्म इफ यू फील कि हम आपको जिंक सप्लीमेंट लेना है तो। ओके, for थैंक यू limited period of time, not always. ओके ओके। एक आखिरी सवाल डॉक्टर अविनाश पूछे आपके लिए, एएस में या ऑटोइम्यून डिजीज में ऐसा कोई सप्लीमेंट स्पेशली आप रिकमेंड करोगे कि भाई ये ले सकते हैं? सप्लीमेंट तो प्रवीण सर ने बताया, कैल्शियम एंड विटामिन डी बहुत इसेंशियल है, पीरियोडिकली B12 लेना चाहिए। आई वुड ऐड इफ इट इज पॉसिबल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करेक्ट। आप ले सकते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में मिलते हैं, या फिर आप फिश खा सकते हैं इफ इट इज ओके विथ यू। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग अदर सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, मीट खाने की जगह या फिर चिकन खाने की जगह आप फिश ज़्यादा खाइए। दैट विल बेनिफिट, दैट विल गिव यू मोर ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। थैंक यू डॉक्टर अविनाश पूछे। हर बार की तरह आज का वेबिनार भी बहुत इंफॉर्मेटिव था। समय की कमी के कारण हम सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन कई रोचक विषयों पर चर्चा हुई और काफी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर किया गया। ASWS की तरफ से मैं डॉक्टर अविनाश पूछे और डॉक्टर प्रवीण पाटिल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और AS वॉरियर्स के लिए आज के विषय को विस्तार से समझाने में योगदान दिया। हम आपसे उन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज निश्चिंत होकर ASWS के वेरियस सोशल मीडिया पेजेस पे कमेंट करिए या वेरियस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेज करिए। हमारा फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी के यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वेबिनार की रीच और भी बढ़े। आप मुझको भी पर्सनली मैसेज करके अपने विचार शेयर कर सकते हैं। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चा में होंगे उन टॉपिक्स पे हम आने वाले महीनों में वेबिनार रखने का प्रयास करेंगे। मैं ASWS की तरफ से आप सब वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे वेबिनार में रेगुलरली पार्टिसिपेट करके इसे एक सक्सेसफुल इवेंट बनाते हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वेबिनार में। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. everybody. Bye. Thank you, Dr. Avinash Bucha, and thank you, Dr. Praveen Patil. Thank you, Dr. Avinash. Thank you, Dr. Patil.